हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल पर टॉपिक वाइज सीरीज़ भी चल रही है, आप उनसे चाहे तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ये सीरीज उत्तराखंड के आगामी परीक्षाओं में ग्रुप सी हो, उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग हो या यूके SSSC, हर एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी मॉडल। इसकी परिभाषा: सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर सार्वजनिक सेवाओं या ढांचे की योजनाओं को वित्तीय निर्माण, संचालन और रखरखाव करते हैं। इसका प्रयोग विशेष रूप से बुनियादी ढांचा विकास, परिवहन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रों में किया जाता है। इसके उद्देश्य हैं बुनियादी ढांचा विकास को गति देना, सरकारी वित्तीय बोझ कम करना, निजी क्षेत्र की दक्षता व नवाचार का उपयोग करना, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना। यह मॉडल निवेश को आकर्षित करता है। कार्यप्रणाली: अनुबंध के माध्यम से सरकार निजी कंपनियों में भूमिका तय करती है। निजी क्षेत्र निर्माण, संचालन व प्रबंधन करता है। सरकार निगरानी व नियामक की भूमिका निभाती है, जैसे BOT बुल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, BOT बुट बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर, DBFOT डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। इन मॉडलों में निजी क्षेत्र परियोजना को विकसित कर तय समय तक संचालित करता है और फिर सरकार को हस्तांतरित करता है। पीपी मॉडल के लाभ: निजी निवेश की प्राप्ति, सरकारी व्यय में कमी, बेहतर सेवाएं और संबद्ध कार्य, तकनीकी नवाचार और दक्षता में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। पीपी मॉडल की हानियाँ: सेवाओं की लागत में वृद्धि की संभावना, सामाजिक न्याय की उपेक्षा, अनुबंधों में पारदर्शिता की कमी, निजी क्षेत्र के अधिक मुनाफे की प्रवृत्ति, दीर्घकालिक दायित्वों का बोझ। निष्कर्षतः पीपी मॉडल विकास का एक सशक्त साधन है, किंतु इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता, नियमन और जवाबदेही अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 परिचय: भारत सरकार ने 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को सूचित किया तथा देश भर में 5 जुलाई 2013 से प्रभावित कर दिया। इसे भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 47 में उल्लेखित है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह लोगों के पोषण तथा जीवन स्तर को ऊंचा करने एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार को सुनिश्चित करे। इसका उद्देश्य था भारत के निर्धन और कमजोर वर्गों को किफ़ायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना और उन्हें खाद्य एवं पोषण की सुरक्षा प्रदान करना। मुख्य प्रावधान विशेषताएं: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश की लगभग 2/3 जनसंख्या यानी कि 2/3 जनसंख्या रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। रियायती का मतलब होता है बहुत ही सस्ती दरों में या मुफ्त में। प्राथमिक श्रेणी के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज प्रति माह 2 रुपये किलो और चावल 3 रुपये किलो, ज्वार 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार अनाज मिलता है। गर्भवती महिला और स्तनपान करने वाली माताओं को 6,000 रुपये की नकद सहायता की राशि दी जाती है। प्रत्येक राज्य को खाद्य आयोग स्थापित करना अनिवार्य है। 6 महीने से 14 वर्ष तक के बच्चों को मिड डे मील और पोषण आहार की गारंटी दी गई है। पारदर्शिता और शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था की गई है। राशन कार्ड पर 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिलाओं के मुखिया के तौर पर नामित किया गया है। महत्व है इसका: 2013 खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाने का महत्व। यह अधिनियम भारत में भूखमरी, कुपोषण और खाद्य असुरक्षा से लड़ने का एक मजबूत आधार है। इसका उद्देश्य हर पेट को भोजन सुनिश्चित करना है। इसकी जो चुनौतियाँ थी: लाभार्थियों की सही पहचान में कठिनाई हुई, वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार हुआ, अनाज की गुणवत्ता में कमी आई, गोदामों में भंडारण की कमी हुई, वित्तीय बोझ में वृद्धि हुई, राज्य सरकारों की निष्क्रियता हुई, नागरिक निगरानी एवं शिकायत निवारण की कमजोर व्यवस्था थी। बात करते खाद्य सुरक्षा एवं बफर स्टॉक के बारे में। संयुक्त राष्ट्र
द्वारा तय किए गए सतत लक्ष्यों में महत्वपूर्ण विषय है शून्य भूखमरी। खाद्य सुरक्षा के दो पहलू थे। मात्रात्मक पहलू की बात करें तो अर्थव्यवस्था में खाद्य उपलब्धता इतनी हो कि मांग के अनुसार खाद्यान्न की पूर्ति की जा सके। गुणवत्ता पहलू की बात करें तो जनसंख्या की आवश्यकताएं पूरी की जा सके। खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार खाद्य सुरक्षा के मूलभूत निम्न तत्वों का होना आवश्यक था। इसमें आवश्यक तत्व हैं उपलब्धता, समावेशन, किफ़ायती, स्थिरता। खाद्य सुरक्षा की परिभाषा की बात करें, सभी व्यक्तियों को सही समय पर उनके लिए आवश्यक बुनियादी भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक दोनों रूपों में खाद्यान्नों की उपलब्धि को सुनिश्चित करना ही खाद्य सुरक्षा है। खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता। प्रथम आवश्यकता मानवीय जीवन को कायम करने के लिए सभी को अनाज की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। द्वितीय अवस्था अनाजों एवं दालों की पर्याप्त उपलब्धि अनिवार्य होनी चाहिए। तृतीय अवस्था पौष्टिक आहार को शामिल करें। चतुर्थ अवस्था थी कि सब्जी, फल, अंडे तथा मांस को भी शामिल किया जाए। खाद्य सुरक्षा का मुद्दा महत्वपूर्णता। नंबर 1 बढ़ती जनसंख्या, नंबर 2 कुपोषण की समस्या, नंबर 3 कृषि उत्पाद पर अत्यधिक निर्भरता, नंबर 4 जलवायु परिवर्तन, नंबर 5 बदलती उपभोग प्रवृत्तियाँ, नंबर 6 जल का अभाव, नंबर 7 भारत में कृषि जोत का छोटा आकार, नंबर 8 बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाएं। खाद्य सुरक्षा नेटवर्क की बात करें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1970 तथा 80 के दशक में प्रारंभ हुई। एकीकृत बाल विकास सेवाएं 2 अक्टूबर 1975 को लागू हुई। मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई। मिड डे मील योजना भी कहा जाता है। वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है। अन्नपूर्णा योजना 2000 से 2001। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 10 सितंबर 2013। अंत्योदय अन्न योजना की बात करें तो 25 दिसंबर 2000। एक राष्ट्रीय योजना कार्ड की बात करें 31 मार्च 2021 से प्रारंभ हुई। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1997। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का छत्तीसगढ़ मॉडल। NSSO राष्ट्रीय सर्वे संगठन द्वारा 2011-12 में शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों के रिसाव का स्तर 0% पर पाया गया। कोर PDS की अवधारणा लागू की गई थी स्मार्ट कार्ड द्वारा। इसके तहत वजन तोलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग किया गया। कोर PDS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग किया गया, जिससे खाद्यान्न का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग लाभार्थियों को दिया जा सके। एक राष्ट्र एक कार्ड योजना की बात करें तो प्रारंभ हुई थी 31 मार्च 2021 से। पहले चरण में इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात में थे। 36वें स्थान पर बात करें तो असम ने सबसे अंतिम समय में शुरू की। एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएं ICDS के माध्यम से पूरक पोषण, प्री स्कूल औपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली। 1997-98 में मिड डे मील योजना पूरे देश में लागू कर दी गई, जो विश्व का सबसे बड़ा पोषण कार्यक्रम था। राज्य और केंद्र की इसमें अनिवार्यता है कि 40% राज्य और 60% केंद्र का हिस्सा होगा, जबकि पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो केंद्र के 90%, राज्य 10% खर्च करेगा। 2007-8 से एक बार खाना पकाने को परिकलन के लिए मुद्रास्फीति समायोजित सूचकांक यानी कि उपभोक्ता मूल्य में शामिल किया गया। अन्नपूर्णा योजना की बात करें तो 2000 से 2001 65 वर्ष से अधिक बुजुर्गों के लिए थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात करें तो शुरू हुआ था अक्टूबर 2007 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में, जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 घटक शामिल हुए: चावल, दाल, गेहूँ, मोटे अनाज, वाणिज्यिक फसलें। वाणिज्यिक फसलों में बात करें तो रबी की फसलें।
भारतीय खाद्य निगम एक सांविधिक निकाय है। गठन हुआ था खाद्य निगम एक्ट 1964 के तहत। शांता कुमार समिति ने जनवरी 2015 से एफसीआई से संबंधित प्रावधान दिए। बफर स्टॉक एक ऐसी व्यवस्था जिसके तहत मूल्यों में उतार चढ़ाव से बचने के लिए आकस्मिक आपातकालीन स्थितियों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों का भंडारण किया जाता है। इसकी शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 और 74 में दौरान की गई थी। भारत सरकार की ओर से एफसीआई आवश्यक बफर स्टॉक बनाए रखता है। बफर स्टॉक मानकों का निर्धारण प्रत्येक तिमाही 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी के आधार पर किया जाता है। गाइज, आज के टॉपिक में हमने रखा था कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित और पीपी मॉडल। गाइज, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।